पश्चिम बंगाल का चुनाव ये कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि एक सियासी महासंग्राम बन चुका है। सड़कों पर सेना की गाड़ियां, लाखों की संख्या में गायब हुए वोटर और ऊपर से तीखी राजनीतिक धमकियां। तो चलिए समझते हैं कि बंगाल के इस किले को जीतने के लिए आखिर कौन कौन से दांव खेले जा रहे हैं। जरा सोचिए, बंगाल की जो सड़कें आमतौर पर शांत रहती हैं, वहाँ अचानक बख्तरबंद गाड़ियां नजर आने लगती हैं। ये वही गाड़ियां हैं जो अक्सर कश्मीर जैसे तनाव वाले इलाकों में दिखती हैं। अब इन्हें देखकर लोगों के मन में सवाल तो उतना ही था कि भाई ये चुनाव की तैयारी हो रही है या फिर किसी जंग की। क्या ये डर फैलाने की कोशिश है या सच में सुरक्षा की गारंटी? और फिर सामने आता है ये आंकड़ा, 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी। सरकार का पक्ष है कि बंगाल का चुनावी इतिहास हिंसक रहा है, इसलिए निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि ये वोटर इंटिमिडेशन है, यानी मतदाताओं को डराने की एक सोची समझी रणनीति। लेकिन बंगाल की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं हो रही है, एक खामोश हमला पर्दे के पीछे भी चल रहा है। और ये एक ऐसा दाव है जो शायद चुनाव का पूरा नतीजा ही पलट सकता है। देखिए, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं SIR, यानी स्पेशल समरी रिविजन। सुनने में ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एक नॉर्मल सी सरकारी प्रक्रिया लगती है ना? लेकिन जब इसी नॉर्मल प्रक्रिया के तहत बंगाल में 90 लाख, जी हाँ 90 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान बन गया। और ये जो डेटा है ये बताता है कि शायद ये इतना सामान्य भी नहीं है। जंगीपुर में जितने भी वोटर्स के नाम थे उनमें से 89% मुस्लिम थे और लालगोला में तो ये आंकड़ा 95% तक पहुंच गया। इसका असर ये हुआ कि रातों रात कुछ इलाकों में मुस्लिम समुदाय मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ गया। तो आरोप बिल्कुल साफ है, ये एक सोची समझी रणनीति थी जिसका मकसद था ममता बनर्जी के कोर मुस्लिम वोट बैंक को कमजोर करना। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही किले की नींव पर हमला कर देना। अब बात करते हैं उस साइलेंट वोटर की जिसके हाथ में बंगाल की सत्ता की असली चाबी है, और वो है बंगाल की महिलाएं। बंगाल में 51% वोटर्स महिलाएं हैं और पारंपरिक तौर पर ये TMC का एक बहुत मजबूत वोट बैंक रहा है। दीदी की छवि ने उन्हें हमेशा अपनी तरफ खींचा है। बीजेपी भी ये बात अच्छी तरह जानती है कि इस 51% वोट बैंक को साधे बिना बंगाल जीतना नामुमकिन है। तो दोनों ही पार्टियां इन महिला वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। एक तरफ TMC अपनी कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी हिट योजनाओं की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नारी शक्ति वंदन और उज्ज्वला जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ मैदान में रही है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे मोर्चे की, यानी सेंट्रल एजेंसियों के दबाव की। ये लड़ाई अब सिर्फ चुनावी रैलियों में नहीं, बल्कि ED, CBI और इनकम टैक्स के दफ्तरों के अंदर भी लड़ी जा रही है। ED, CBI, NIA, इनकम टैक्स, एक के बाद एक ये सारी केंद्रीय एजेंसियां बंगाल में एक्टिव हो जाती हैं। TMC का सीधा आरोप है कि ये उनके नेताओं को टारगेट करके उनका चुनाव अभियान रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि TMC की चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी IPAC पर भी एक्शन हुआ, जिसे ममता बनर्जी ने सीधे सीधे पार्टी की रीढ़ की हड्डी पर हमला बताया। इस बढ़ते दबाव के जवाब में TMC के नंबर 2 नेता और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी। ये दिखाता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये पर्सनल हो चुकी है। और अमित शाह का जवाब भी इतना ही तीखा था। ये बयानबाजी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये अपने अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है और ये साबित करने की कि कोई भी पक्ष 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है, एक तरफ सेना जैसी तैनाती, दूसरी तरफ लाखों गायब वोटर और ऊपर से केंद्रीय एजेंसियों का जबरदस्त शिकंजा। इन सब के बीच बंगाल का भविष्य तय होना है। बंगाल का राजनीतिक इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। आप देखिए, पिछले 50 सालों में यहाँ सिर्फ 4 मुख्यमंत्री हुए हैं। ये दिखाता है कि बंगाल की राजनीति में बदलाव इतनी आसानी से नहीं आता, और यही बात इस बार ममता बनर्जी के सामने खड़ी चुनौती को और भी बड़ा बना देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बाहरी दबाव, अंदरूनी चुनौतियाँ और ये बदला हुआ चुनावी समीकरण, क्या ये सब मिलकर ममता बनर्जी के इस अजय माने जाने वाले किले को आखिरकार गिरा पाएंगे, या फिर 2021 की तरह खेला होवे का नारा एक बार फिर सच साबित होगा? जवाब तो नतीजों के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक बात तो तय है, बंगाल का ये महासंग्राम भारतीय राजनीति में हमेशा याद है।